4-5 हजार साल पहले घर कैसे बनाए जाते थे, मकानों की संरचना कैसी होती थी, आर्किटेक्चर कैसा होता था, स्ट्रक्चर कैसा होता था, हम ये तो समझने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझने वाले हैं कैसा नहीं होता था। मीन्स एक बड़े क्षेत्र में एक जैसे मकान, एक जैसी मकानों की संरचना देखने को मिलती है सभी नगरों में लगभग। लेकिन कहाँ कहाँ वो संरचना देखने नहीं मिलती है, इसके अपवाद क्या है, हम वो अपवादों को भी समझने वाले हैं। इसके अलावा हम अगर टाउन प्लानिंग को देखें, नगर योजना को देखें, तो लगभग सभी नगरों में एक जैसी ही योजना, एक जैसी नगर योजना, एक जैसी ही टाउन प्लानिंग, एक जैसे ही व्यवस्थित रूप में नगर देखने को मिले हैं। लेकिन उसके अपवाद क्या हैं, तो हम उन अपवादों को समझने वाले हैं कि उसके अपवाद क्या है, कहाँ दूसरी तरह के नगर बनाए जाते थे। ठीक, मतलब कुल मिलाकर हम क्या करने वाले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना को समझने वाले हैं। लेकिन इस नगर योजना को समझते हुए देखिए, नगर योजना लगभग सभी को, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने कभी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो नगर योजना आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि किस तरह के वहां के नगर होते थे हड़प्पा सभ्यता के। लेकिन कहाँ कहाँ, किन किन नगरों में, किन किन महानगरों में, किन किन स्थलों पे इनके अपवाद मिले हैं, मतलब कैस कहाँ उस संरचना के नगर नहीं होते थे, हम इसको भी समझने वाले हैं। अब एक जैसे नगर होते थे तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 4-5 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता मानी जाती है। लेकिन नए शोधों के अनुसार ये 8 हजार वर्ष से भी पुरानी सभ्यता है। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है, जो जिनके लगभग समकालीन हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। लेकिन नए शोधों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता इनसे भी पुरानी सभ्यता है। अगर हम अभी तक के, अब से पहले ही मान्यताओं को मान लें, तो सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता लगभग 5 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता है। और 5 हजार वर्ष पहले एक नगरीकरण करण की शुरुआत हुई, एक शहरीकरण की शुरुआत हुई, शहर बसाने की शुरुआत हुई। हमने इससे पहले देखा ही था कि कितने बड़े क्षेत्रफल पर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर बसी हुई ये सभ्यता थी। और नए शोधों से पता चला है कि ये सभ्यता लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर पर बसी हुई थी। इतने बड़े क्षेत्रफल पर, यहाँ पर भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, तीन देशों में, भारत के 7 राज्यों में, पाकिस्तान के 3-4 राज्यों में और अफगानिस्तान में फैली हुई ये सभ्यता विश्व की सबसे ज्यादा विस्तृत सभ्यता थी उस समय की। ठीक, मीन्स जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें सबसे ज्यादा जो फैली हुई सभ्यता थी वो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब 13 या 16 लाख वर्ग किलोमीटर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 16 लाख वर्ग किलोमीटर, अगर पुरानी एनसीईआरटी को माने तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर कम क्षेत्रफल नहीं होता है। वहां पर लगभग एक जैसे ही स्ट्रक्चर में, एक जैसे ही प्लानिंग से नगरों को बसाया गया था, शहरों को बसाया गया था। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो टाउन प्लानिंग क्या थी। हमें यह भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इसके कौन कौन से अपवाद थे और कहाँ कहाँ ऐसे नगर नहीं बसाए गए थे। नगर बसाने का मतलब ये है कि यहाँ के जो नगर बसे हुए हैं उनके बारे में वो इतनी परफेक्ट प्लानिंग में है कि उनके बारे में ये कहा गया है कि पहले नगरों को बस बनाया गया होगा, बसाया गया, स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, कॉलोनीज बनाई गई होंगी, एक तरीके से अभी के हिसाब से कॉलोनीज बोल सकते हैं हम। तो स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, रोड्स बनाई गई होंगी, सड़कें बनाई गई होंगी, वहाँ के जो भी घर हैं, जो वहाँ का व्यापार वाला एरिया है, अपर टाउन है, लोअर टाउन है, सबको पहले व्यवस्थित कर दिया गया होगा और बाद में वहां पर जाकर लोग रहने लगे होंगे। इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ में ये नगर बसे हुए हैं। जैसे अगर भारत में उदाहरण लें तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक ऐसा नगर है जो बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग में बसा हुआ है। अगर थोड़ा बहुत माने तो नए डेवलप सिटीज में, ग्रेटर नोएडा, नोएडा हम देख सकते हैं, गुड़गांव देख सकते हैं, अगर नई कॉलोनीज में देखेंगे तो, केवल एक एग्जाम्पल दिया है। तो इतनी पुरानी सभ्यता में, 5-7-8 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता में, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में, विश्व की सबसे विस्तृत सभ्यता में, जहां सभी नगर लगभग एक जैसी संरचना में थे, हम वो संरचना देखने वाले हैं। उसके साथ साथ कौन कौन से नगर उस संरचना में नहीं थे और उनमें अंतर क्या था, हम उसको देखने वाले हैं। फिर हम घरों के स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं, घर किस तरीके से बनाते थे, घर किस तरीके से किन नगरों में नहीं बनाने थे हम वो भी समझने वाले हैं। चलिए, तो देखिए,
क्योंकि सारी चीजें मैं लॉजिकल समझाता हूँ, कॉन्सेप्चुअल समझाता हूँ। तो कोशिश करें आप कि अगर सारथी से अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाएं, और चीजों को इतने लॉजिकल समझाने के लिए कम से कम लाइक करके आगे बढ़ा दिया करें, ठीक है। चलिए, अब से पहले क्या समझ लिया है एक बार मैं दिखा देता हूँ। हम हड़प्पा सभ्यता को देख रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में अगर किसी ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा जरूर। एक प्रॉपर सीक्वेंस में सारी चीजें चल रही हैं, या फिर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। अगर आप अपर लेवल एग्जाम, कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम्स बोल रहा हूँ मैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओ, टीजीटी और जनरल कंपटीशन, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट सफिशिएंट है उस सब के लिए, और सभी चीजें सीक्वेंस में चल रही हैं। कुछ चीजों को छोड़कर सभी, अगर कोई हिस्ट्री को जनरली समझना चाहता है तो उसके लिए पर्याप्त है। केवल फैक्ट्स, अगर ज्यादा फैक्ट्स याद करने वाले छोड़ देते हैं तो भी काफी है। चलिए हम देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में हमने समझा है अभी तक हड़प्पा सभ्यता के नाम, नाम किन आधारों पर थे, सबसे सही नाम कौन सा है, इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, किस तरह से इसको 100 साल लगे समझने में। उसके बाद में किसके को सबसे सही माना गया, मूल निवासी कौन थे हड़प्पा सभ्यता के, और किसने किस क्या तर्क दिए हैं, मूल निवासी किन इतिहासकारों ने क्या बताया है, इनमें से सबसे सही किस इतिहासकार का अनुमान लगाया गया है। मेसोपोटामिया हड़प्पा की तुलना हमने की है। हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था, एनसीईआरटी क्या कहती है, कार्बन डेटिंग क्या कहती है, और सबसे सही समय कौन सा माना गया है, ये हमने समझा है। काल विभाजन को समझा है हमने। हड़प्पा से पहले की वो ग्रामीण बस्तियों को समझा है, मैप पर समझा है। जिन ग्रामीण बस्तियों से बड़े बड़े नगर बस गए, उन ग्रामीण बस्तियों को मैप पर समझा। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार समझा कि कितने बड़े क्षेत्रफल पर यह सभ्यता विस्तृत थी, हमने ये समझ लिया। कहाँ कहाँ पर ये विस्तृत थी उस सब को समझा है। इसके कौन कौन से नगर कहाँ कहाँ पर बसे हुए हैं, उन्हें एक तरीके से प्लानिंग करके कि भारत में और भारत के भी किन राज्यों में कौन से नगर है, कौन से स्थल है, पाकिस्तान के किन राज्यों में कौन से, और अफगानिस्तान में कौन से, उन्हें हमने समझ लिया, देख लिया। आज हम कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, ठीक है। चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता, ये कुछ फैक्ट्स हैं, और पहले ही मैं हर बार बोलता हूँ, फैक्ट्स के आधार पर ही हम लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स हमें देखने पड़ेंगे। तो देखो, पर्यावरण के अनुकूल अद्भुत नगर योजना, मैंने ऑलरेडी बताया कि उस समय पर ऐसी प्लानिंग करना एक अद्भुत आश्चर्य का काम है, कि इतनी परफेक्ट टाउन प्लानिंग करना। इसके लिए पहले ही बोला बताया मैंने कि इस तरह से बोला गया है कि पहले नगर अच्छी तरह से बनाए गए और फिर लोगों को बसाया गया। अगर लोग बस जाते और फिर नगर बनते रहते तो इस तरीके से परफेक्ट प्लानिंग नहीं हो पाती। मीन्स अभी की जो हाईली डेवलप्ड कॉलोनीज होती हैं, उस तरह के ये नगर थे। और किस तरह के थे, तो यहाँ पर नगर ग्रिड पैटर्न में थे। ग्रिड पैटर्न क्या होता है, जैसे आजकल की कॉलोनी होती है, अगर किसी कॉलोनी में जाएंगे तो एक मेन रास्ता जाएगा, एक दूसरा मेन रास्ता होगा, इनसे छोटे छोटे और रास्ते होंगे, ये वाले रास्ते, ये इस तरह से। और सारी कॉलोनी ऐसे होती हैं, यहाँ पर घर होते हैं, ठीक। और इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। मीन्स रास्ते और रास्तों से रास्ते कटे हुए, और वो भी कैसे, सड़कें चौड़ी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पर एक दूसरे को ये काटती हुई सीधी सड़कें, बिल्कुल सीधी। और कितनी सीधी सड़कें थी, इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं इतिहासकारों की, कि अगर 1 मील तक, 1.5 मील तक हम नजर दौड़ाएंगे तो बिल्कुल हमें इतनी दूर तक सीधी ही सड़क मिलेगी। जबकि मेसोपोटामिया की सड़कें सीधी नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। तो हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता की सड़कें बिल्कुल सीधी, समकोण पर 90 डिग्री पर काटती हुई। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क, एक उदाहरण इसमें लिया है कि कैसी थी। तो मोहनजोदड़ो की अगर सड़क को देखें तो यहाँ इसको राजपथ कहा है, ठीक है। किसने कहा है, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, अगली क्लास में मैं यहाँ पर बता दूंगा किसने इसको राजपथ कहा है, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क को, ठीक है। राजपथ कहा क्यों है, क्योंकि ये सड़क 9.15 मीटर चौड़ी। अब सोच सकते हो कितने फुट चौड़ी हुई, लगभग 30 फुट चौड़ी, 30 फुट के आसपास चौड़ी, ठीक है। इतनी चौड़ी सड़क उस समय पर बनाई गई थी। अन्य सड़कें लगभग 3.25 से 3.5 मीटर चौड़ी तक, 2.75 से 3.
6 मीटर चौड़ी, और जो गलियां होती थी, इनकी जो छोटी छोटी गलियां होती थी, वो भी कितनी चौड़ी होती थी, लगभग 2 मीटर के आसपास, 1.8। ये केवल समझाने के लिए कि इस तरह से एक बड़ी सड़क होती थी, अन्य सड़कें होती थी, ठीक है, और फिर इनमें जो गलियां होती थी वो भी लगभग 2 मीटर के आसपास होती थी, लगभग 6 फुट के आसपास निकलने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। सड़कों के किनारे नालियां पत्थरों से ढकी हुई होती थी, और अधिकतर, अधिकांशतः, सभी जगह नहीं, कहीं कहीं पर ऐसा नहीं भी मिला है, सफाई के लिए बीच बीच में मैन होल बनाए जाते थे, जिन्हें नरमोखे बोलते थे। मतलब क्या है, देखो अभी क्या है, अभी के जो टाउन बनाए जाते हैं उनमें क्या किया जाता है कि रोड बनाई, बाद में रोड बन रही है, पहले घर बन जाएंगे, फिर रोड बनेगी कॉलोनीज में, फिर उसके बाद नाले बनेंगे। तो जब नाले बनेंगे तो रोड और छोटी हो जाएगी। इन लोगों ने क्या किया, रोड अच्छे से डेवलप की, रोड बनाई सारी, उनके किनारे नाले बनाए, एक मुख्य नाला बनाया जो मेन रोड पर होता, मेन रोड के किनारे पर होता था। और ये जो नाले होते थे, सबसे बड़ी बात, अभी की जैसे नालियां होती है हमारी खुली हुई, इस तरीके से नालियां और नाले नहीं होते थे। अगर आप नालों को देखेंगे शहरों के किनारे, तो वो जो ढके हुए, पट्टियों से ढके हुए होते हैं, उस तरह के, लेकिन उस तरह के नहीं, ये लोग पत्थरों से नालियों को ढक ढक के रखते थे, जिससे उनकी गंदगी ना दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग की थी। ये नरमोखे क्या है, बीच बीच में सफाई के लिए मेन होल खोल दिए जाते थे, ठीक है, सफाई करने के लिए, जिन्हें नरमोखे बोले जाता था। तो क्या प्लानिंग किस तरह की थी, ग्रिड पैटर्न था, परफेक्ट कॉलोनी की तरह, कि एक जैसे एक खेत लिया हो, उस खेत में किसी आदमी ने ये कॉलोनी काटी हो, इसमें एक सड़क, चौड़ी सड़क यहाँ पे दी हो, एक चौड़ी सड़क यहाँ पे दी हो, और बाकी सड़कें, या फिर ये 3 सड़कें दे दी हो। अब इनमें से छोटी छोटी गलियां, ये छोटी गलियां इस तरह से, ठीक है, ये गलियां, तो ये थोड़ा सा घिच-पिच हो गया है, मतलब कुछ इस तरह से। नालियां थी, नाली ढकी हुई होती थी, तो ये जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। तो थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ नगर जो थे वो 2 भागों में बटे हुए होते थे। कैसे, जैसे मैं बना रहा हूं, इसको ऐसे याद रखना है, ये वाला और ये वाला नगर, ठीक है। ये वाला है उच्च नगर, यानी कि ऊंचाई पर है, और ये वाला है निम्न नगर। और इसको याद रखने के लिए जैसे स्ट्रक्चर बना है वैसे याद रखना है। उच्च का मतलब है ये पश्चिम की तरफ है, और ये किधर है, पूर्व की तरफ। तो लगभग सभी नगरों में इसी तरह का पैटर्न मिला है कि पश्चिम वाला उच्च नगर होता था, और पूर्वी नगर कैसा होता था, निम्न नगर। पश्चिम उच्च, पूर्वी निम्न। अब इससे पता चलता है कि अगर ये उच्च नगर था तो किस लिए होगा, सबको एक ही प्लेन क्यों नहीं करा, यहाँ पर वर्गीकरण था, समाज का वर्गीकरण, ठीक है। और समाज का जो वर्गीकरण है अभी आगे जाकर यहाँ पर नहीं है, लेकिन आगे जाके जब इसका समाज मैं समझाऊंगा, तो 4 वर्गों में और 3 वर्गों में अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को देखने पर, टाउन के स्ट्रक्चर को देखने पर पता चल रहा है कि 2 तरह का वर्ग, मुख्य वर्ग था यहाँ पर, एक उच्च और एक निम्न। यहाँ पर दुर्गीकृत था, ये वाला जो शहर होता था, मतलब जो ऊंचे पर, जैसे एक गांव है, कुछ ऊंचे पर, और ऊंचे पर इसको ऐसे नहीं कि नेचुरल रूप से हमें कोई टीला मिल रहा है उसके ऊपर बसा दिया, नहीं, उसको ऊंचा बनाया जाता था और एक नीचा बनाया जाता था। नीचे जो रहता था वहां श्रमिक वर्ग रहता था, जो ऊपर रहता था वहां शासक वर्ग रहता था। मतलब जैसे अभी के हिसाब से मान ले कि अगर हमारे कोई सुपरस्टार है या फिर कोई राजनेता है, तो वो ऊपर मंच पर और जनता बैठी हुई है नीचे, तो एक दायरा, ठीक है। तो वही दायरा यहाँ पर था। तो उच्च वर्ग कैसा होता था, रक्षा प्राचीर के साथ होता था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शासक वर्ग है। उच्च वर्ग में कौन होता था, शासक, प्रशासक, वहां के कुल मिलाकर सरदार कह सकते हैं, है ना। तो ये लोग होते थे, और उनके लिए इसको दुर्गीकृत, किलाबंदी की जाती थी, मतलब एक एक दीवार कर दी जाती थी, ठीक है, इनकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। तो रक्षा प्राचीर होती थी, दुर्गीकृत होता था, शासक वर्ग के लिए होता था। और जो निम्न वर्ग होता था वो किसके लिए, यहाँ पर आम जनता रहती थी, कारीगर रहते थे, शिल्पी रहते थे, श्रमिक वर्ग रहता था, और व्यापारी वर्ग रहता था, ठीक है। तो आम जनता के लिए ये वाला, कारीगर के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए, शिल्पियों के लिए, शिल्पी जो काश्तकार होते हैं उनके लिए, और जो शासक वर्ग है, पुरोहित वर्ग है, या कुछ ऐसा उस समय पर अगर कुछ रहा होगा, जो उच्च वर्ग है वो यहाँ पर रहता था, ठीक है। अब इसके अपवाद देखो, फिर से समझो, इसको रक्षा प्राचीर से, मतलब चारों ओर एक घेराबंदी की हुई है, दीवार, बाउंड्री करके, ठीक है। हो सकता है
कि यहाँ पर ये लोग अपना अनाज रखते हो, आभूषण रखते हो, महंगी महंगी चीजें रखते हो, तो उसको सुरक्षित करने के लिए एक बाउंड्री बना दी, रक्षा प्राचीर बना दी। ठीक है, प्राचीर का मतलब दीवार, घेरा, तो वो बना दी। और इसको खुला छोड़ दिया कि यहाँ पर तो श्रमिक लोग रह रहे हैं, अभी भी वैसा ही है, श्रमिकों के लिए कोई ध्यान नहीं देता है, तो वैसे ही यहाँ पर था। लेकिन इसका अपवाद, ये 4 अपवाद आपको पूरी सभ्यता में बार बार देखने को मिलेंगे, तो इन अपवादों को ध्यान रखना है। पहला अपवाद है लोथल। कहाँ पर है ये? गुजरात में। आगे हम समझेंगे कहाँ पर कैसे, पीछे भी समझ लिया है हमने लास्ट वीडियो में। इसमें एक ही रक्षा प्राचीर थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक ही रक्षा प्राचीर पूरे में। देखो यहाँ उच्च वर्ग में, सॉरी, उच्च टाउन में, ऊपर वाले टाउन में रक्षा प्राचीर है, लेकिन इसमें क्या था लोथल में? यहाँ पर बना देता हूं मैं, छोटा सा दिख जाएगा आप लोगों को, देख लेते हैं। यहाँ इस तरीके से था, तो यहाँ पर पूरे पर एक ही रक्षा प्राचीर है। ठीक है, ये था हमारा लोथल। धोलावीरा 3 हिस्सों में। धोलावीरा क्या है? ये भी कहाँ पर है? पता होगा, लास्ट में करवाया है। धोलावीरा गुजरात में ही है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। और यहाँ पर ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था, एक पहला, दूसरा और तीसरा। 3 हिस्सों में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर स्टेडियम वाला क्षेत्र भी था, धोलावीरा में मिला है। धोलावीरा को जब डिटेल में समझेंगे हम, तो इसको समझ आ जाएगा कि 3 क्षेत्र कौन कौन से थे। तो 3 क्षेत्रों में मिला है। ये 2 क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर 3 क्षेत्र है। अपवाद हो गया, ध्यान रखना है। तीसरा है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर? तो कालीबंगा का पता ही होगा, राजस्थान में। यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी दोनों में रक्षा प्राचीर है। मतलब कैसे? ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है। तो सामान्य रूप में रक्षा प्राचीर यहाँ होती थी, लेकिन इसमें यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी रक्षा प्राचीर है। जैसे जैसे बना रहा हूं उसी रूप में याद रखें, क्लियरली विजिबल है सबको। चलिए, तो यहाँ पर एक ही रक्षा प्राचीर, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ धोलावीरा, इसमें दोनों में रक्षा प्राचीर। और यहाँ चहुदड़ो, मुख्य रूप से चहुदड़ो, और इसके साथ साथ कोटजीजी। कहाँ पर पड़ता है ये? पाकिस्तान में। तो यहाँ पर कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं थी। मतलब ये ऐसे, यहाँ पर कोई रक्षा प्राचीर ही नहीं है, ये खुला हुआ है। ठीक है, अपर टाउन भी खुला हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पर रक्षा प्राचीर नहीं थी? कहाँ पर? दोनों ही क्षेत्रों में, अपर और लोअर दोनों टाउन में रक्षा प्राचीर थी। कहाँ पर? एक ही बाउंड्री पूरे को कवर की हुई थी। और कौन सा टाउन? 3 हिस्सों में बटा हुआ था। तो सबका पता होना चाहिए, अपवाद का जरूर पता होना चाहिए। बाकी ये किस तरह से प्लानिंग होती थी वो मैंने समझाई दिया, एक बार एक नजर आप देख लो, समझ में आ जाएगा। चलिए, अब तीसरा और लास्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। हमने अभी क्या देखा? सबसे पहले देखा नगर योजना किस तरह की थी, उसके बाद देखा ये किस तरह से बटा हुआ था नगर। अब चलते हैं हम मकान की संरचना पर। मकान की संरचना कैसे होती थी, पहले एक बार इसको पढ़ लो, फिर मैं समझाऊंगा स्ट्रक्चर बना के। मकानों में भिन्नताएं देखने को मिल रही हैं। वो भिन्नताएं क्या है? 1 से 12 कमरों तक के मकान, और 1 मंजिला, 2 मंजिला, कहीं कहीं पर 3 मंजिला के भी प्रमाण मिले हैं, लेकिन मुख्य रूप से 1 मंजिला, उसके बाद में 2 मंजिला। 1 से 12 कमरों तक के मकान भी देखने को मिले हैं। अभी स्ट्रक्चर बना के देखो, ये एक मकान है, इसमें किस तरीके से इसकी प्लानिंग की जाती थी अभी देखते हैं। चौरस आंगन होता था, चारों ओर कमरे होते थे, एक रसोई घर होता था, स्नान घर होता था, कुआं होता था, सीढ़ी होती थी। इनके भी अवशेष मिले हैं। जरूरी नहीं है सभी जगह से ऐसा मिला हो, लेकिन अधिकांश जगह से ऐसा मिला है। तो यहाँ पर होता क्या था? बीच में एक आंगन, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, अपने मकान का एरिया बढ़ा लेते हैं हम। देखो, बीच में एक आंगन होता था, चारों ओर कमरे, यहाँ पर कमरे हो गए, जितने कमरे बनाने। यहाँ पर सीढ़ियां हो गई। सीढ़ियों का कैसे पता चलेगा? ऐसे ऊपर को चढ़ती हुई ये सीढ़ियां होगी। यहीं पर एक लास्ट में ये स्नानागार हो गया, एक कुआं हो गया, ये बीच में आंगन हो गया, एक रसोई घर हो गया, इस तरह से। अब इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो ये अपना ये स्नानागार बना रहे हैं या रसोई घर बना रहे हैं, तो वो गलियों की तरफ उनका पानी निकले इस हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं किस तरीके से। तो पहले 1 से 10 कमरों, 12 कमरों तक के भी मकान मिल गए हमें, और यहाँ पर 1 मंजिला। और क्योंकि ये सीढ़ी, अब देखो पता कैसे चलता है, ऊपर से तो ध्वस्त है, लेकिन नीचे उसकी बाउंड्री तो मिली है ना। ये सीढ़ियां ऊपर को चढ़ती हुई थोड़ा ऊपर तक तो मिली है ना। अब आगे के लिए हम खुद सोच सकते हैं, अगर हमें 1 2 3 4 पेड़ी मिली है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा ऊपर चढ़ के हवा में झूलने के लिए होंगी, वो ऊपर जाने के लिए होंगी। इसका मतलब ऊपर की मंजिल भी रहती होगी। ठीक है, तो ये सब मिला है हमें।
खिड़की और दरवाजे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। खिड़की और दरवाजे मुख्य, अब देखो इनके अपवाद साथ में लेके चल रहा हूं मैं। खिड़की और दरवाजे जो होते थे वो मुख्य मार्ग पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। ठीक है, खिड़की और दरवाजे जो होते थे, मेन पॉइंट है, अभी मैंने बताया था कि ये ऐसे मुख्य मार्ग होता था, इसके बाद क्या होती थी, गलियां होती थी। तो ये जो भी खिड़की दरवाजे होते थे वो मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। जैसे अभी होता है, हम कोशिश करते हैं हाईवे पर अगर मकान है तो हाईवे पर ही क्या कर लें, अभी का और उसकी सोच का अंतर देखना। अभी हम सोचते हैं हाईवे पर अगर मकान है तो हम हाईवे पर ही अपना दरवाजा बनाए और हाईवे पर ही खिड़की बनाए, पानी भी हाईवे पर ही निकालें, हाईवे पर ही नाला हो। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था, कॉलोनी में ऐसा था ही नहीं। वहां पर क्या था कि जो साइड वाली गली होगी उसमें खुलेंगे, हाईवे पर कुछ भी ऐसी गंदगी नहीं होगी। तो साइड में खुलते थे खिड़की दरवाजे, जिसको जाना है वो साइड से जाएगा। और इसी तरीके से स्ट्रक्चर होता था, ये स्ट्रक्चर है तो एक ही मकान एक साइड में आएगा। ऐसा नहीं है भरमार हुई पड़ी है, एक गली में लगातार मकान चल रहे हैं, है ना, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। तो इसका अपवाद है लोथल, इस बात को याद रखना। खिड़की दरवाजे कैसे खुलते थे, मुख्य मार्ग पर न खुलकर गलियों में। इसका अपवाद है लोथल, मैंने बताया ये बार बार नाम आएंगे, लोथल, कालीबंगा, चहूदड़ो, थोड़ा सा ध्यान रखना इन्हें। तो लोथल के दरवाजे क्या खुलते थे, मुख्य मार्ग पर। यहाँ पर ये थोड़ा सा अपवाद के रूप में देखा गया है, ठीक है। अधिकतर पक्की ईंटों का प्रयोग मिला है, ईंटें पक्की होती थी। मोहनजोदड़ो, सॉरी, मेसोपोटामिया के टाइम पे मैंने बताया था कि वहां की ईंटें कैसी मिली हैं, वहां कच्ची ईंटें मिली, यहाँ पर पक्की ईंटें होती थी। और इसका अपवाद क्या है, कच्ची और यहाँ पर इसका अपवाद है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ, राजस्थान वाला। तो यहाँ पर कैसी मिली हैं, कच्ची ईंटें। अधिकांश ईंटें पक्की होती थी लेकिन यहाँ पर कच्ची ईंटें मिली हैं। लेकिन यहाँ पर जो ईंटें मिली हैं वो अलंकृत ईंटें मिली हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अलंकृत मतलब उन पर डिजाइन बनाया हुआ, ठीक है। तो ये ईंटें मिली हैं। सुरकोटदाह, ठीक है। यहाँ की ईंटें कैसी हैं, यहाँ की ईंटें भी अपवाद स्वरूप कच्ची ईंटें हैं। और मिट्टी के ढेले, मिट्टी के ढेलों से भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। मिट्टी के ढेले का मतलब वही मिट्टी का ढला, ठीक, उससे। और कच्ची ईंटें, यहाँ पर कच्ची ईंटें मिली हैं। तो कालीबंगा मुख्य रूप से याद रखना है। लोथल कैसा, खिड़की दरवाजे मुख्य मार्ग पर, कालीबंगा कच्ची ईंटें, सुतकोटा में भी कच्ची ईंटें। अधिकतर आयताकार ईंटों का प्रयोग मिला है, हुआ है। आयताकार मतलब ये वाली, ठीक है, इस तरह की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ये मान सकते हैं, मतलब इस तरह की जो अभी आप ईंटें देख रहे हैं उसी तरह की ईंटें, ठीक है। ऐसी ईंटों का प्रयोग मिला है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात अधिकांशतः कैसा मिला है, 4:2:1 के अनुपात में। ये अधिकतर अनुपात है, बस इस बात को ध्यान रखना है। तो ये आयताकार ईंटें मिली हैं, लेकिन इसका अपवाद क्या है, चहूदड़ो। चहूदड़ो में कैसी ईंटें मिली हैं, वक्राकार। वक्राकार मतलब इस तरह की ईंटें, ऐसी ईंटें। तो यहाँ पर वक्र मतलब घुमाव लिए हुए, तो ये इस तरह की ईंटें मिली हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो मकानों में ये भिन्नताएं आपने देख ली। खिड़की दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे लेकिन लोथल में खुले हैं। अधिकतर पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, कालीबंगा में कच्ची ईंटों का और सुतकोटा में हुआ है। अधिकतर आयताकार ईंटें होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चहुदड़ों में वक्राकार ईंटें हैं। इसकी अनुपात को ध्यान रखना है, 4:2:1। तो फिलहाल ये थी इनकी टाउन प्लानिंग, और उसके साथ साथ इनकी मकान की संरचना, ठीक है। इसको हमने समझ लिया है, एक बार देख लेते हैं। ये इनकी, हमने क्या देखा अभी तक, हड़प्पा की सभ्यता की नगर योजना समझ ली किस तरह की थी, ग्रिड पैटर्न था, सड़कें चौड़ी और ये इस प्रकार की थी। नालियां साइडों में और ढकी हुई होती थी। नगर दो भागों में विभाजित होते थे, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चौदड़ो, कोट दीजिए, ये सब अपवाद स्वरूप हैं। किसी में एक ही रक्षा प्राचीर है, ये सब आप देख लीजिए एक बार। उसके अलावा मकानों की संरचनाएं किस तरह की होती थी वो बताया मैंने। खिड़की दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, तो साइड वाले में खुलते थे, गलियों में खुलते थे। लोथल अपवाद है, इसका अपवाद ये है और इसका अपवाद ये है, ये बताया। आगे हम समझेंगे सिंधु सभ्यता का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन किस तरह का हुआ करता था, ठीक है। इससे क्योंकि लंबा हो जाएगा, मैं वही काम कर रहा हूँ कि हम इससे अलग अलग पार्ट्स में लेके जा रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को हम इस तरीके से करें कि दोबारा हमें ना समझना पड़े, एक ही बार में इतने अच्छे तरीके से कर लें।
थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए, और टाइम लगता है तो सभी चीज़ों को एक ही साथ ना करके हम अलग अलग करेंगे, जिससे कि हम सब चीज़ों को, किसी भी चीज़ को स्किप ना करें और डिटेल में समझ पाएँ। तो चलिए अब देखते हैं इसका, इस सभ्यता की आगे समाज को देखेंगे। फिलहाल आज इतना ही। कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो कमेंट कर दीजिएगा, और सब चीज़ समझ में आई हो तो भी कमेंट कीजिए, अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिए, लाइक करके आगे बढ़ा दीजिए, और सारथी से जुड़े रहिए, जोड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।